हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 जो है वो नेम बताता है टेरिटरीज़ के, और साथ में ये भी कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इस आर्टिकल में टेरिटरी वर्ड यूज़ हुआ है और यूनियन वर्ड यूज़ हुआ है। इन दो वर्ड्स का यूज़ करने का महत्व क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेरिटरी और यूनियन में डिफरेंस क्या है। टेरिटरी में आपके यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज़ और आपके स्टेट्स आ जाते हैं, पर यूनियन में सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो सेकंड जो लाइन है आर्टिकल 1 की वो क्या कहती है कि जो इंडिया है वो यूनियन है स्टेट्स का। सिर्फ और सिर्फ यूनियन बताया गया स्टेट्स का, यूटीज़ का क्यों नहीं बताया गया यूनियन? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट्स को ही फेडरल सिस्टम का पार्ट समझता है। मतलब कि स्टेट्स के पावर है खुद को लॉ बनाने का, बहुत सारी चीज़ों में इंडिपेंडेंटली वर्क करने का। पर जो यूटीज़ हैं वो फेडरल सिस्टम का पार्ट नहीं माने जाते हैं। मतलब सेंटर यूटीज़ के लिए लॉ बना सकता है। इसीलिए इंडिया को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए भी कहा गया है क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है। मतलब कि क्या कि जो हमारा यूनियन है इससे स्टेट्स खुद से सिसीड नहीं हो सकते हैं, मतलब खुद से बाहर निकल के एक नया नेशन नहीं बना सकते हैं। पर जो यूनियन है, जो सेंटर है, वो स्टेट्स को तोड़ मोड़ के एक स्टेट, दो स्टेट बना सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमारा जो है आर्टिकल 1 डिपिक्ट करता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 1 है वो नेम बताता है टेरिटरी का, मतलब कि यूटीज़ के नाम बताता है और स्टेट्स के नाम बताता है। यूटीज़ में दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़। स्टेट्स में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, ये सब। तो आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जान लेते हैं। आर्टिकल 1 नेम बताता है टेरिटरीज़ के, और साथ में ये भी कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि स्टेट्स एंड यूटीज़। डिफरेंस पता चल गया होगा आपको टेरिटरी और यूटीज़ में। आर्टिकल 1 क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 क्या बात करता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। न्यू स्टेट्स मतलब अब क्या कह रहा है ये आर्टिकल 2? एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि उन स्टेट्स की बात करता है जो कि इंडिया के पार्ट नहीं है अभी, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक। तो एडमिशन, मान लीजिए ये अपना भारत है, ठीक। अब कुछ समय पहले सिक्किम हमारा पार्ट नहीं था, तो जो हमारा नेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने सिक्किम को एडमिट कर लिया हमारे नेशन के अंदर। तो वो जो एडमिशन हुआ था सिक्किम का वो आर्टिकल 2 के थ्रू हुआ था। मतलब जो स्टेट जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, पर उसको हमें एडमिट करना है अपने नेशन में, तो हम आर्टिकल 2 के थ्रू कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कैसे? मान लीजिए यहाँ कोई एक आइलैंड मिल जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस आइलैंड का नाम XYG स्टेट रख सकता है और इसकी कैपिटल ABC बना सकता है। तो मतलब कि आर्टिकल 2 बात करता है सीधे सीधे उन स्टेट्स की जो कि इंडिया के पार्ट नहीं हैं, उनके एडमिशन और उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 2। आई होप ये समझ में आ गया हो गया आपको। आर्टिकल 3 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 3 बात क्या करता है? एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करता है। मतलब कि जो स्टेट्स प्रेजेंट टाइम में इंडिया में हैं, तो मान लीजिए ये हमारा नेशन है। अब जो स्टेट्स प्रेजेंट टाइम है जैसे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, और जो हमारा तमिलनाडु, केरला हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो इन स्टेट्स में अगर कोई नया स्टेट बनाना है इनको तोड़ के, अगर इनके बाउंड्रीज़, इन स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को, एरियाज़ को कम ज़्यादा करना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टेट्स के लिए, ये है आर्टिकल 3। तो मतलब मान लीजिए न्यू स्टेट बनाना है, आंध्र प्रदेश पहले था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमें इसकी बाउंड्री को अल्टर करके हमें न्यू स्टेट बनाना पड़ गया तेलंगाना।
बिहार को तोड़ करके हमें क्या बनाना पड़ गया, झारखंड। तो ये सब जो कंप्लीशन हुआ है प्रोसेस का, ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ है। ठीक, तो आर्टिकल 3 किसकी बात करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, मतलब इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके अंदर तोड़ मोड़ बदलाव करने की परमिशन देता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो लॉज आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास हुए हैं पार्लियामेंट में, अगर उनको इम्प्लीमेंट करना है तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है वो यूटीज़ और स्टेट्स की बात करता है, और जो आपका फोर्थ शेड्यूल है, फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि जो राज्यसभा में सीट्स होंगी उनके एलोकेशन की बात करता है, जो कि कहाँ से आते हैं, स्टेट वगैरह से आते हैं। तो इसीलिए जब हम चेंजेस लाएंगे आर्टिकल 2 या 3 में, तो हमें ज़रूरी पड़ जाता है कि हम अमेंडमेंट करें फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 से आपका जो आर्टिकल 11 है वो स्टार्ट हो जाता है सिटीजनशिप के लिए। तो आर्टिकल 5 कहता है कि कमेंसमेंट के टाइम पर, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट के टाइम पर कौन कौन सिटीजन था और कौन कौन सिटीजन बनेगा। मतलब कि कमेंसमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950 में। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि 26 जनवरी 1950 तक इंडिया के सिटीजन जो थे वो कौन थे और कौन कौन उस डेट तक सिटीजन बन सकता था। ठीक है, पर ये 1950 के बाद की बात नहीं करता है। 1950 के बाद की बात की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दी है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा सिटीजनशिप के लिए, उसके तहत 1950 के बाद से लोग अपना सिटीजनशिप ले पाएंगे और टर्मिनेट कर पाएंगे। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएगा, सिटीजनशिप एक्ट है। ठीक, तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ बनाने के लिए सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। ठीक, और जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 5 किसकी बात करता है, कमेंसमेंट के टाइम पर, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पर इंडिया का सिटीजन कौन था और कौन बन सकता था। ये सिर्फ 1950 तक की बात करता है। कौन था और कौन बन सकता था, जो कि इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया में आ गए हों, जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए 1950 से पहले। ठीक, पर वो आ गए हों 1950 से पहले इंडिया में भी, और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अगर कोई पर्सन वॉलंटरली, मतलब खुद से किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं रहेगा, इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 किसकी बात करता है, सिटीजनशिप की कॉन्टिन्यूएंस की। आर्टिकल 11 तो आपको समझा ही दिया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किस लॉ को लाके 1950 के बाद से कौन इंडिया का सिटीजन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस चीज़ को बता सकता है पार्लियामेंट। आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट्स को, डिफाइन करता है स्टेट को, सॉरी यहाँ पे स्टेट और स्टेट में डिफरेंस है। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वो सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल से पीआरआई लेवल तक, पंचायती राज लेवल तक की गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक, और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की भी बात करता है। स्टेट के अंदर ये सब आ जाते हैं। स्टेट के अंदर ये भी आएगा कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और अगर गवर्नमेंट ने इसको कोई पब्लिक वेलफेयर काम सौंपा है तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, स्टेट के अंदर आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे, जब जुडिशरी वर्क कर रही होगी, जुडिशरी अपना जजमेंट दे रही होगी, उस टाइम पर जुडिशरी स्टेट का पार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। पर जुडिशरी अगर जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही होती है तो उस टाइम पे जुडिशरी स्टेट का पार्ट होती है। ठीक है, अब ये स्टेट की डिफ़ाइन को जानना क्यों ज़रूरी था, स्टेट की डिफ़ाइन को जानना इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम जान जाएंगे ये चीज़ें स्टेट्स को फॉर्म करती हैं, मिलकर स्टेट बनाती हैं, और इन स्टेट्स की वजह से अगर हमारा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो हमें स्टेट की डिफ़ाइन पहले बता दी। अब आर्टिकल 13 किसकी बात करता है, लॉज जो कि इनकन्सिस्टेंट होंगे और डेरोगेटरी होंगे फंडामेंटल राइट्स के, तो वो क्या कहलत कर दिए जाएंगे, वॉइड और इनवैलिड कह दिए जाएंगे। मतलब कि अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है और अगर वो लॉ इनकन्सिस्टेंट और डेरोगेटरी है फंडामेंटल राइट्स के, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं और उस लॉ को इनवैलिड करवा सकते हैं। इस डेफिनेशन में लॉ क्या क्या आएगा, लॉ यही जो सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़ बनाती हैं वो लॉ आएंगे। इसमें कस्टमरी लॉ भी आ जाएगा। ठीक है, कस्टम्स जो चल रहे हैं हमारे नेशन में वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कस्टमरी लॉ पहले क्या था हमारा, मान लो कि सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री बंद थी, ये एक तरीके से कस्टमरी लॉ है।
तो इससे क्या हुआ, वुमेन की डिग्निटी, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा था। तो क्या हुआ, ये चीज़ चैलेंज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, सबरीमाला केस हुआ। सबरीमाला केस में वुमेन की एंट्री फिर से अलाउड कर दी गई। तो ये हमारा कस्टमरी लॉ है, ठीक, कस्टम्स जो चले आ रहे हैं। अब आर्टिकल 13 तो बता दिया आपको। अब आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ईबीएल की बात करता है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था हमारा ब्रिटेन से। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो लिया गया था वो लिया गया था यूएसए से। अब ईबीएल और ईपीएल में डिफरेंस क्या है? तो ईबीएल जो है वो बात करता है, वो सबकी इक्वलिटी की बात करता है, मतलब कि चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स के हों, किसी भी चीज़ के हों, ठीक है, तो हर एक बंदा, चाहे वो जिस क्लास का हो, जिस कास्ट का हो, जिस कम्युनिटी का हो, वो लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है इक्वेलिटी बिफोर लॉ में। इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है हमारा रूल ऑफ लॉ को होल्ड करता है कि लॉ से ऊपर कोई नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक कम्युनिटी है, कोई दूसरी कम्युनिटी है, ये बहुत पुअर है, ये बहुत रिच है, ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, ये जो कम्युनिटी है, ये सिर्फ ये वाली कम्युनिटी, इनके बीच में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सभी लोग लॉ के लिए इक्वल होंगे, ठीक है। और इस रिच कम्युनिटी में जो लोग हैं एक दूसरे, एक ये है इन दो में, ठीक है, ये दोनों जो लॉ है उसका इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा इन दोनों को। इस कम्युनिटी में जो दो बंदे हैं उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा लॉ का। पर जो जब बात आएगी इन दोनों कम्युनिटी की तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं अप्लाई होगा, पर ईबीएल इन दोनों पे अप्लाई होगा। तो एक तरीके से जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ रिजर्वेशन की बात कर देता है। मतलब कि अगर ये कोई कम्युनिटी है, ये कोई कम्युनिटी है, तो इनके बीच इक्वलिटी की बात करता है, ना कि इनके बीच इक्वलिटी की बात करता है, ठीक। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को बंद कर देता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अपॉर्चुनिटी दो। किस चीज़ में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मैटर कहीं है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कहीं भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है एबॉलिश कर दो अनटचेबिलिटी को। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, जो पार्लियामेंट है उसको लॉ लाना पड़ा, क्योंकि जो हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अपने आप इन्फोर्सेबल नहीं हैं, कुछ अपने आप इन्फोर्सेबल हैं, ठीक है। तो और जो 18 आर्टिकल है, आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स कौन कौन से? जैसे महाराजा, महाराजाधिराज, राजा राजा, ये टाइटल्स जो पहले यूज़ होते थे ना, तो इनसे एक सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था। तो इसी वजह से आर्टिकल 18 कहता है कि एबॉलिश कर दो इन टाइटल्स को। पर आर्टिकल 18 जो है वो मेरिट्स को रिकग्नाइज़ करता है। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा, अच्छी खासी अचीवमेंट्स हासिल कर रखा है उसने, ठीक है, कुछ हासिल कर रखा है, तो उसकी मेरिट्स को रिकग्नाइज़ करता है। तो जैसे अगर कोई बंदा है जिसको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न एबीसी नाम है किसी बंदे का, तो भारत रत्न टाइटल वो होल्ड कर सकता है और लगा सकता है। पर ये चीज़ ये भी प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 18 कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन पे आप इन टाइटल्स का भी यूज़ नहीं कर सकते। भारत रत्न एबीसी, ठीक है, और डॉक्टर एबीसी, इंजीनियर एबीसी, ऐसे करके आप इन टाइटल्स को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि पर ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में, एज कैजुअल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का कहता है, आर्टिकल 19 बात करता है आपके, आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो एक बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन की बात करता है, असेंबल होने की बात करता है, स्पीच की बात करता है, एक्सप्रेशन की बात करता है, असेंबली की बात करता है, रेजिडेंस की बात करता है, प्रोफेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल किसके अंदर आ जाते हैं? ये हमारे आर्टिकल 19 के अंदर आ जाते हैं। ये थोड़ा ब्रॉडर आर्टिकल है, ठीक है। इसमें पहले आर्टिकल, इस आर्टिकल में पहले राइट टू प्रॉपर्टी आता था, अब उसको हटा दिया गया है आर्टिकल 44th अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि अब किसमें है? 300A में, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट। तो आर्टिकल 19 भी क्लियर हो गया। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है कन्विक्शन,
आपको कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करा जाएगा। जो ऑफेंस आपने करा है, कन्विक्शन कब आता है? सबसे पहला स्टेज होता है ट्रायल का, दूसरा स्टेज आता है कन्विक्शन, अब जजमेंट दिया जाएगा, पूरी प्रोसेस होगी फिर जजमेंट दिया जाएगा। पर यहाँ पे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं लाएंगे, सेल्फ इनक्रिमिनेशन नहीं करने देंगे। तीसरा क्या है? डबल जियोपॉर्डी नहीं होगा। ये सब क्या है? ये जब मैं फंडामेंटल राइट्स के लिए एक वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, अगर आपको कन्विक्ट करा जाता है फिर आपको कुछ उसी ऑफेंस के लिए दोबारा कन्विक्ट करा जाए तो वो डबल जियोपॉर्डी कहला जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे परमिट नहीं है कि आप किसी ऑफेंस के लिए किसी बंदे को दोबारा ही उसी ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश कर दो। ये चीज़ डबल जियोपॉर्डी है, ये चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक। और सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब खुद से एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि हाँ भैया ये कन्विक्शन मैंने करा है, ये जो है ये गुनाह मैंने करा है और मैं इस चीज़ को कबूलता हूँ। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो उसमें क्या होता है कि कोई जो ऑफेंस है उसके लिए आपने पनिशमेंट भोग ली है, मतलब भोग ली है, 5 साल पनिशमेंट थी मान लीजिए, अब वो लॉ ला के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ला के हमने उसकी पनिशमेंट 10 साल कर दी, अब फिर से तुम्हें कन्विक्ट करके 10 साल की पनिशमेंट दें, ये अलाउ नहीं है। ठीक। तो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 20 भी आपको समझ में आया होगा। ये किससे बजाता है? कन्विक्शन से बजाता है। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 एक छोटा सा आर्टिकल नहीं है, ये एक बहुत ब्रॉड आर्टिकल है। इसके अंदर कई सारे जो राइट्स हैं वो इनहेरेंट है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंटरनेट, ठीक है, ETC, और राइट टू मैरी विद ओन चॉइस। ये सारे आर्टिकल 21 के अंदर आ जाते हैं। राइट्स जो हैं आर्टिकल 21 के अंदर आ जाते हैं। पहले आर्टिकल 21 का जो इंटरप्रिटेशन था AK गोपालन केस में बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था, फिर बाद में मेनका गांधी केस में इसका वाइडर इंटरप्रिटेशन हुआ। ठीक है। और आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस के बाद में क्या हो गया? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो हमारा कंटिन्यू रहा, पर इसके साथ में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी अडॉप्ट कर लिया। ठीक। तो आपको आर्टिकल 21 भी समझ में आएगा होगा। आर्टिकल 21 से किसकी बात करता है? राइट टू एजुकेशन की। ये किससे लाया गया? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। ठीक है। तो ये पहले हमारे फंडामेंटल हमारा नहीं था। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये राइट टू एजुकेशन ऐड करा गया है। ये एजुकेशन का राइट 6 से 14 साल के बच्चों को ही है। ठीक। अब आ जाओ आप आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 किससे बात करता है? अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है आपको। आर्टिकल 20 कन्विक्शन से प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 23 किससे प्रोहिबिट करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 किसको प्रोहिबिट करता है? चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 किसको? चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 25 का क्या बात करता है? आर्टिकल 25 फ्रीडम देता है कंसाइंस की, प्रोफेस करने की, प्रैक्टिस करने की, प्रोपिगेट करने की अपने रिलीजन को। पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, राइट टू कन्वर्जन नहीं देता है, कि मतलब फोर्सफुल कन्वर्जन जो है उसके लिए परमिशन नहीं देता है, जो हमारा आर्टिकल 25 है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? कि अपना जो रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज कर लो। आर्टिकल 27 किसकी बात करता है? कि किसी बंदे पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। पर यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर टैक्स आते हैं गवर्नमेंट के पास में तो उन टैक्स का यूज़ गवर्नमेंट सभी रिलीजन्स को इक्वली प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर एक और जो परमिशन मिली हुई है वो क्या है कि किसी भी टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ठीक है, उसके लिए आप ड्यूटी इम्पोज जरूर कर सकते हो, प्रमोट करने के लिए नहीं है। इस टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क खर्चा उठाने के लिए आप ड्यूटी इम्पोज कर सकते हो। अब आ जाओ आप आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 क्या कहता है? कि ये मतलब कि कोई बंदा जो है अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं, अगर किसी बंदे का मन नहीं है उन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को सुनने का और उन्हें फॉलो करने का, तो उसके पास राइट है, ऐसा वो कर सकता है कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सुने या ना सुने। आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आर्टिकल 29 सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता है। इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ, एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एनी सेक्शन में आपके मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आ जाते हैं। इसीलिए जो आर्टिकल 29 है स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ किस सेंस में बोला गया है? लैंग्वेज के टर्म में,
स्क्रिप्ट के टर्म में, कल्चर के टर्म में, ठीक है। आर्टिकल 30 जो है वो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के लिए है। वो क्या राइट दे देता है इनको, इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं माइनॉरिटीज़ जो है, ठीक। अब यहाँ पे माइनॉरिटीज़ किस बेसिस पे हैं, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। आर्टिकल 30 सीधा सीधा किससे रिलेटेड है, माइनॉरिटीज़ से। आर्टिकल 29 जो है वो सीधा सीधा माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, माइनॉरिटीज़ प्लस मेजॉरिटीज़ से रिलेटेड है। आर्टिकल 31 पहले इसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि हटा दिया गया है। आर्टिकल 32 में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, मतलब मान लो किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट हो गए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत जाएगा और कहेगा साहब हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए हैं और इसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अपने रिट्स को निकालेगा बाहर, रिट्स इशू करेगा। रिट्स में कौन कौन से रिट्स होते हैं, प्रोहिबिशन होता है, सर्टियोररी होता है, क्वारेंटो होता है, हैबियस कॉर्पस होता है, ठीक है। ये सारे जो हैं रिट्स हैं, 5 तरीके के रिट्स होते हैं। अब ये रिट्स क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा और इनके थ्रू क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करेगा जिस बंदे के फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए हैं। आर्टिकल 33 क्या कहता है, ये पावर देता है पार्लियामेंट को, जो आर्म फोर्सेस के मेंबर हैं उनके राइट्स को कर्व कर दे, ठीक है। जो मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़ाए ना, उनमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है, वो जब बाद में आपको कोई फुल वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल राइट पे तो उसमें समझा दूंगा। अब आर्टिकल 34 किसकी बात करता है, आर्टिकल 34 बात करता है कि अगर किसी जगह पे मार्शल लॉ लगा है, किसी एरिया में मिलिट्री रूल लगा है, मार्शल लॉ हालांकि क्लियरली डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मार्शल लॉ कहीं भी लगा है किसी एरिया में तो क्या है, ये पावर देता है राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की। आर्टिकल 35 क्या देता है, लेजिस्लेटिव पावर देता है, किसको, पार्लियामेंट को, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। आर्टिकल 35 लेजिस्लेटिव पावर देता है पार्लियामेंट को रिगार्डिंग टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स। कैसे पार्लियामेंट ने इनका यूज़ करा है, आर्टिकल 17 को इन्फोर्स करने के लिए, अनटचेबिलिटी को मतलब कि प्रोहिबिट करने के लिए एक्ट लाया है, ठीक। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को बंद करने के लिए लॉ लाया है, चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए लॉ लाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिकल 35 यूज़ करा है हमारे पार्लियामेंट ने। आर्टिकल 36 की बात करता है, ये भी डिफाइन करता है स्टेट को। अब आर्टिकल 36 से 51 तक आपके DPSP स्टार्ट हो गए, आपके फंडामेंटल राइट से पहले चल रहे थे। अब ये भी जो डिफाइन करता है ना स्टेट्स की, ये सेम है डिफाइन आर्टिकल 12 की, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है। आर्टिकल 38 क्या बात करता है, आर्टिकल 38 बात करता है वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट जो इंडिया है उसका नेचर कैसा है, वो वेलफेयर स्टेट का नेचर है। आर्टिकल 39 है, क्या बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो आर्टिकल 39A बात करता है इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की। ये कैसे दिखता है हमारी सोसाइटी में, नालसा एक्ट लाया है पार्लियामेंट, स्पीडी ट्रायल्स, स्पीडी कोर्ट ट्रायल सेटअप करें हैं, ठीक है। और जो है लोक अदालत सेटअप करी हैं, ये नालसा के अंदर ही आ जाएंगे सब इधर ही। और जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की। कैसे इसको हासिल करा है, 73rd और 74th अमेंडमेंट लाए हैं जो पार्लियामेंट है। जो DPSP है वो एक तरीके की सजेशन देता है गवर्नमेंट को कि ये काम कर लो, और फंडामेंटल राइट्स जो क्या हैं हमारे इन्फोर्सेबल राइट्स हैं, उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ आपके आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। आर्टिकल 42 किसकी बात करता है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्कर्स और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। आर्टिकल 43 लिविंग वेज, गुड वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स की बात करता है। 43A बात किसकी करता है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की बात करता है इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करने के लिए। आई होप ये भी आपको समझ में आ गए होंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल 43B किसकी बात करता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको बताया था मैंने किसके थ्रू आया था, 97th अमेंडमेंट एक्ट, जिसने 43B एक आर्टिकल ऐड करा था, एक और आर्टिकल यूज़ करा था 19 क्लॉज C, जिससे फंडामेंटल राइट बन गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 44 की तरफ। 44 आर्टिकल क्या करता है, UCC की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। अभी इसके रिगार्डिंग बहुत सारा न्यूज़ करंट में ये चीज़ चल रहा था तो आपने सुना ही होगा अक्सर। तो आर्टिकल 44 किसकी बात करता है, UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 किसकी बात करता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, 6 ईयर।
ये किसके थ्रू चेंज लाया गया इस आर्टिकल में? ये 86 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, क्योंकि 86 अमेंडमेंट के थ्रू 21A ऐड करा गया, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन बिलो 6 साल, बिलो 6 ईयर। 46 किसकी बात करता है आर्टिकल? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन। ये आर्टिकल 46 बात करता है। इसके रिगार्डिंग एक केस हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, चंपाकम दोराई राजन केस, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आर्टिकल 47 किसकी बात करता है? आर्टिकल 47 बात करता है स्टेट की ड्यूटी है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। ये आर्टिकल 47 बात करता है। और आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और सेफगार्ड करना फॉरेस्ट को और वाइल्ड एनिमल्स को। ये कैसे हासिल करा है हमारे गवर्नमेंट ने? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है, पॉल्यूशन एक्ट्स, ठीक है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी हैं, नेशनल पार्क सेटअप करे हैं, टाइगर रिजर्व सेटअप करे हैं, एलिफेंट रिजर्व सेटअप करे हैं, कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप करे हैं। आर्टिकल 49 किसकी बात करता है? आर्टिकल 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो 49 इसकी बात करता है। तो 40 इसको कैसे हासिल करा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कई सारे म्यूजियम्स बना रखे हैं गवर्नमेंट ने। आर्टिकल 50 किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 50 किसकी बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। अब आर्टिकल 51A किसकी बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपको पढ़नी है, आपको समझ में आ जाएंगी पढ़ते ही। और आपको एक होमवर्क है कि आप सिमिलरिटीज़ बताओगे DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, कौन से फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP सिमिलर है। एक तो मैं बता दे रहा हूँ, प्रोटेक्शन टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है सिमिलरिटी है फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP में। अगर और कोई सिमिलरिटी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। आर्टिकल 51 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, ठीक। अब आ जाओ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं। आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 53 क्या कहता है? जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके हाथ में है? वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। ये आर्टिकल 53 बात करता है। आर्टिकल 54 किसकी बात करता है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक। और जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट की कैसे होगा? इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करेगा। इसमें भी जो मेंबर्स नॉमिनेटेड हैं वो मेंबर्स नहीं करेंगे। जो मेंबर्स इलेक्टेड हैं सिर्फ वही मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। मैनर क्या होगा इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये क्या है? इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या रहेगा? ऑफिस जो टर्म रहेगा वो 5 साल है और री इलेक्शन हो सकता है, ये आर्टिकल 57 कहता है। आर्टिकल 56 टर्म बताता है प्रेसिडेंट के ऑफिस का। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन बताता है, जो कि क्या है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आर्टिकल 57 री इलेक्शन की बात करता है, मतलब कि रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। आर्टिकल 58 किसकी बात करता है? क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर एज होनी चाहिए और उस क्वालिफाइड होना चाहिए हाउस ऑफ पीपल, मतलब कि जो हमारा लोकसभा है उसका मेंबर होने के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। आर्टिकल 59 किसकी बात करता है? कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है उसके ऑफिस को होल्ड करने के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। अगर वो इस किसी भी हाउस का मेंबर है तो उससे वो जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी, फिर ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ये बात कौन कहता है? आर्टिकल 59 बात करता है। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 किसकी बात करता है? प्रोसीजर ऑफ फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रोसीजर क्या है ये बाद में जब वीडियो बनाऊंगा ना स्पेसिफिकली मैं इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 14 डे नोटिस चाहिए, 1/4 जो होगा हाउस, जैसे लोकसभा है 1/4, मतलब कि अगर 100 लोग हैं तो 25 लोग पहले उसको पास करेंगे, ठीक है। फिर उसको उसी हाउस में 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से पास करा जाएगा। ऐसे ही करके राज्यसभा में भी होगा, लोकसभा में होगा,
कोई भी इसे इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और आर्टिकल 62 किसकी बात करता है? आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, मतलब कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो मतलब कि किस टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। तो मतलब कि जब वो अपने टर्म में ही है, वो टर्म ख़त्म होने से पहले ही, बिफोर द कहाँ है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू रखेगा जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। और आर्टिकल 63 किसकी बात करता है? वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। आर्टिकल 72 तीन चार बार मार कर लो, ये पावर देता है प्रेसिडेंट को पार्डन करने की, सस्पेंड करने की, रिमिट करने की, कम्यूट करने की, किसी भी सेंटेंस को और किसी भी केस में। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जो डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। डेथ सेंटेंस को पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता है, पर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड, रेम्यूट, कम्यूट कर सकता है गवर्नर, पर पार्डन नहीं कर सकता है। पार्डन करने की सोल पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एड और एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, इस बात की बात कहता है आर्टिकल 74 कि प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और जो ये एडवाइस रहेगी ये कोई भी कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? जो प्रोविजन किस प्रोविजन की बात करता है? अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओथ ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है आर्टिकल 75, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है आर्टिकल 76। बहुत इंपॉर्टेंट, 4-5 बार इसको स्टार मार्क कर लो। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो अपना वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब इसके फॉर्मेशन को। ठीक। और आर्टिकल 80 की बात करता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब कि इसमें कितना मेंबर होगा, कहाँ से मेंबर आएगा। आर्टिकल 81 किसकी बात करता है? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, इसमें भी कितने मेंबर स्टेट से आएंगे, कितने मेंबर यूटीज से आएंगे, कितने मेंबर नॉमिनेट होंगे, कितने मेंबर इलेक्ट होंगे, ये सब बात करता है आर्टिकल 81। 80 किसकी बात करता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स की। 81 किसकी बात करता है? हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा की। अब 82 किसकी बात करता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, मतलब कि जो मतलब लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स वगैरह हैं वो ईच सेंसस के बाद, हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट होंगी। पर ये जो रीएडजस्टमेंट है वो 2002 के बाद से फ्रीज कर दिया गया है। अब ये कब फिर से होगा? 2026 के बाद, 2026 में। अब 83 किसकी बात करता है? ड्यूरेशन की बात करता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, तो जो कि क्या है? राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, 84 आर्टिकल किसकी बात करता है? क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल हमारा बात करता है? ये आर्टिकल 84 बात करता है। आर्टिकल 85 4-5 बार स्टार मार्क कर लो, ये सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन की बात करता है। डिजोल्यूशन के बाद तो सेशन ही खत्म हो जाता है, और प्रोरोगेशन में सिटिंग खत्म होती है, सिर्फ सिटिंग। जब हाउस में सेशन चल रहा होता है ना तो पर डे सिटिंग्स होती हैं, तो कोई भी सिटिंग प्रोरोगेशन एंड कर सकता है। सेशंस तो पता ही है। तो आर्टिकल 85 सेशंस, प्रोरोगेशन और डिजोल्यूशन की बात करता है। आर्टिकल 87 5-6 बार इसको मार्क करो, स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट, ये कब देता है? ये जब हाउस इलेक्ट होके आता है, या फिर हर अगले साल, हर साल। ठीक। और आर्टिकल 88 डबल मार्क कर लो, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस एज रिस्पेक्टिव हाउसेस। ठीक। तो आर्टिकल 88 इसकी बात करता है, राइट्स की बात करता है अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स की। ठीक। तो आई होप ये आर्टिकल 88 तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम भाग चलते हैं अपने अदर राइट्स की तरफ, अदर जो हैं आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। अदर आर्टिकल्स में मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। आर्टिकल 93 आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 93 कहता है, किसकी बात करता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल की बात करता है। ठीक। और आर्टिकल 96 ध्यान रखना है। आर्टिकल 96 क्या कहता है? जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल की बात चल रही हो, उनके लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया गया हाउस में, तो वो जो प्रोसीडिंग है उसको प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, पर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। पर जो स्पीकर है वो फर्स्ट टाइम वोट कर सकता है, हालांकि इसके पास कास्टिंग वोट होता है, पर ये इस टाइम पे सिर्फ फर्स्ट टाइम पे वोट करेगा। ठीक है। तो ये जो 96 आर्टिकल है, 93 आर्टिकल से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए आप। और आर्टिकल जो 98 है,
वो किसकी बात करता है? सेक्रेटारिएट ऑफ पार्लियामेंट्स। आर्टिकल 99 जो क्या बात करता है? ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स। आर्टिकल 100 जो है वो कोरम की बात करता है, वोटिंग इन हाउस की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल 102 जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की बात करता है। और उसके बाद आपका 105 आर्टिकल जो है, 105 आर्टिकल जो है 105 आर्टिकल बात करता है पावर्स ऑफ प्रिविलेजेस की। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पावर ऑफ प्रिविलेजेस जो हैं हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स के पास है और कमेटीज़ के पास जो है, उसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 105। आर्टिकल 100 इसके बाद जो है आर्टिकल 108, 4-5 बार स्टार मार्क कर लीजिए, जॉइंट सिटिंग की बात करता है। आर्टिकल 109 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेशल प्रोसीजर जो कि फॉलो होना चाहिए मनी बिल को पास करते टाइम, 109 बात करता है। 110 जो आर्टिकल है, डबल मार्क करते चले जाओ, मनी बिल की डिफिनेशन देता है, ठीक। आर्टिकल 112 बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 112 किसकी बात करता है? आर्टिकल 112 आपका बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो जो हमारा बजट है ना, ये सीधा सीधा वर्ड बजट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज है? वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब आर्टिकल 114 जो है, आर्टिकल 114 डबल मार्क करिए, अप्रोप्रिएशन बिल की बात करता है। मतलब कि अप्रोप्रिएट मतलब कि पैसा निकालना है अगर फंड से, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है। उसकी बात कौन करता है? 114 आर्टिकल जो है वो बात करता है। और जो 117 आर्टिकल है, 117 आर्टिकल जो है वो फिनेंशियल बिल्स की बात करता है। फिनेंशियल बिल दो तरीके के होते हैं, 117(1), 117(2), दो तरीके के होते हैं, ठीक। अब जो मनी बिल है, मनी बिल पार्ट है फिनेंशियल बिल का, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आप आर्टिकल 117 को डबल मार्क कर लो, ठीक। आर्टिकल 120 याद रखो, लैंग्वेज जो पार्लियामेंट में यूज़ होगा उसकी बात करता है। और 122 जो है, कोर्ट्स जो होंगे वो प्रोसीडिंग्स जो पार्लियामेंट्स की हैं उन पर इंक्वायर नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखनी है 122 में। 123 4-5 बार मार्क कर लो, जो पावर है प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस को प्रोम्यूलगेट करने की, मतलब कि ऑर्डिनेंस को लाने की, उस पावर की बात करता है आर्टिकल 123। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको? आर्टिकल 124 ध्यान रखना है, जो कि बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल 131 ध्यान रखना है, जो कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको डबल मार्क कर लो। आर्टिकल 131 जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। आर्टिकल 136 को डबल मार्क कर लो। आर्टिकल 136 जो है स्पेशल लीव जो है अपील करने की, जो सुप्रीम कोर्ट देता है, उसकी बात करता है। आर्टिकल 137 किसकी बात करता है? रिव्यू करने की, जजमेंट्स को रिव्यू करने की, और जो ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बात करता है आर्टिकल 137। आर्टिकल 138 क्या कहता है? इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है उसको पार्लियामेंट इनलार्ज कर सकता है। जैसे कि अभी जो रिट का इशू करने का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किससे रिलेटेड है? सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के। अदर केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं, पर हाई कोर्ट के पास पावर है। तो अगर ये एक्सटेंशन जो है रिट जुरिसडिक्शन अदर देन फंडामेंटल राइट्स तक पहुंचानी है, तो ये काम कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकता है। किसके थ्रू? 138 आर्टिकल के थ्रू, ठीक। आर्टिकल 141 क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। जो लॉ डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो बाइंडिंग हो जाएंगे ऑल कोर्ट पे। आर्टिकल 143 डबल मार्क ट्रिपल मार्क कर लो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई इशू आता है, ठीक है, लीगल मैटर से या फिर जो कस्टमरी राइट्स से रिलेटेड कोई मैटर आता है, तो प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और जो आर्टिकल 144 है, सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो काम करेंगे। आर्टिकल 148 4-5 बार मार्क कर लो, कैग की बात करता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। आर्टिकल 149 ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग की बात करता है। आर्टिकल 280 5-6 बार मार्क करो, फिनांस कमीशन की बात करता है, ठीक। और आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। आर्टिकल 343 किससे रिलेटेड? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन से। आर्टिकल 352 किससे रिलेटेड है? नेशनल इमरजेंसी से।
नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगेगी? वॉर, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन, पहले एक टर्म यूज़ हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि अब रिप्लेस हो गया है आर्म्ड रिबेलियन से। ये बहुत एम्बिगुअस टर्म था, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पिछले वीडियो में। आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है? प्रेसिडेंट रूल से। आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड? फिनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि फिनेंशियल इमरजेंसी जो है हमारे नेशन में भी एक भी बार नहीं लगी है। ये जब मैं स्पेसिफिक चैप्टर बनाऊंगा हर एक टॉपिक का, तब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इनको। और आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट्स की, मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रोसीजर दिया गया है कैसे अमेंडमेंट होगा। अब स्पेशल प्रोविजंस, ये तो भैया 10-20 मार्क कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं इन पर रिलेटेड मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में। आर्टिकल 371 बात करता है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग महाराष्ट्र और गुजरात। आर्टिकल 371 ए जो बात करता है वो स्टेट ऑफ नागालैंड जो है उसके स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 371 बी किसकी बात करता है? असम की बात करता है। 371 सी किसकी बात करता है? स्टेट ऑफ मणिपुर की बात करता है। 371 डी किसकी बात करता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करता है। 371 ई किसकी बात करता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। 371 इसकी बात करता है। 371 एफ जो है स्पेशल प्रोविजन किसके रिगार्डिंग रखता है? सिक्किम के रिगार्डिंग। 371 जी किसकी बात करता है? मिजोरम से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन। 371 एच किसकी बात करता है? अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन। 371 आई किसकी बात करता है? स्टेट ऑफ गोवा। 371 जे किसकी बात करता है? स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो आर्टिकल्स हैं सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये जो है आर्टिकल्स ये किसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन देने हैं, तो आपको आर्टिकल और स्टेट ध्यान रखने हैं बस, ठीक। आई होप these articles are clear to you. Thank you so much.